नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एनवीर एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लिलेड आप सभी को राजस्थान कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की तैयारी करवा रहा हूं, जिसके अंडर हमने कंप्यूटर के फंडामेंटल और कंप्यूटर के आर्किटेक्चर की जो सीरीज है वो कंप्लीट कर लिया, यानी इनका जो कोर्स था वो कंप्लीट कर लिया है। और अभी हमने जो है डीबीएमएस का जो कोर्स है वो शुरू किया है, जिसमें आपको डीबीएमएस रिगार्डिंग जितने भी पॉइंट है सारे पढ़ाए जाएंगे और उनके एमसीक्यू भी आपको दिए जाएंगे। ठीक है, तो आपने अभी तक जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साइड में दिए गए बेल आइकन को ऑन जरूर कर लें, जिससे मैं जैसी क्लास अपलोड करूँ तो उसकी सूचना आपके पास आपके डिवाइस पर जो है तुरंत मिलना शुरू हो जाए। ठीक है, जिन्होंने आज ही एक कोर्स ज्वाइन किया तो ध्यान रखिएगा, इससे पहले एक और क्लास आ चुकी है, उसको भी आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जिसमें मैंने इसका इंट्रोडक्शन दिया है और बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। आज अपना जो दूसरा चैप्टर है, ठीक है ना, वो है फाइल सिस्टम वर्सेस डीबीएमएस, यानी फाइल सिस्टम जो इससे पहले चल रहा था उसमें और डीबीएमएस में क्या डिफरेंस है उसके बारे में जानेंगे। लेकिन मैं थोड़ा सा जो है बाकी का जो पीछे का जो था वो वापस रिपीट करना चाहूंगा, जिससे आज ये टॉपिक समझने में आपको ज्यादा हेल्प मिले। ठीक है, तो शुरू कर रहा हूं इस वीडियो को। अच्छा लगे तो लास्ट में सभी जो है वो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए, सबसे पहले आप जानिए कि डीबीएमएस क्या होता है। कल मैंने आपको बहुत ही शानदार एग्जांपल के साथ इसको समझाया था। तो देखिए, मैं अगर डीबीएमएस की बात करूं, डीबीएमएस जिसका पूरा नाम है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अब बात आती है डेटाबेस की। ठीक है, ये डेटाबेस क्या है भाई? तो डेटाबेस का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा, यानी जो संबंधित डाटा का जो समूह है उसी को हम डेटाबेस कहते हैं। संबंधित डेटा का समूह मतलब क्या है कि जैसे इंडियन रेलवे का जो डेटा है वो इंडियन एयरलाइन सिस्टम के काम आ नहीं सकता, ना वो पुलिस सेक्टर के काम आ सकता है, मतलब उसका डेटा उसी के अंदर ही काम आएगा। तो इसके अंदर जितने भी डेटा है, चाहे पैसेंजर्स का डेटा है, चाहे उसके एम्प्लॉयज का डेटा है, या उसके अंदर जो भी ऑफिशियल डेटा है, तो वो सारा जो है वो क्या कहलाएगा? इस इंडियन रेलवे का डेटाबेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई? डेटाबेस कहलाएगा। इसके बाद हमने जाना था कि ये डेटाबेस कितने प्रकार का होता है। ये डेटाबेस कितने प्रकार का होता है, तो उसमें हमने जाना था कि डेटाबेस जो है वो दो प्रकार का होता है भाई। कौन कौन से प्रकार हैं? फर्स्ट जो टाइप है इसका वो है आपका स्ट्रक्चर्ड, और सेकंड था आपका अनस्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड इसके नोट्स ग्रुप में है, आ चुके हैं, आप चाहें तो पढ़ के भी तैयारी कर लीजिएगा। स्ट्रक्चर्ड का मतलब होता है कि ऐसा डेटाबेस, स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस और अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेस में देखिए कि ऐसा डेटाबेस जिसको स्टोर करने के लिए कोई फिक्स फॉर्मेट बना हो, या ऐसा डेटाबेस जो किसी फिक्स फॉर्मेट के अंदर स्टोर किया गया हो, उसको स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस कहते हैं। इसका अगर आपको एग्जांपल देखना है तो इसका एग्जांपल होगा टेबल। आपको पता होगा कि जब भी कोई डेटा टेबल के अंदर स्टोर किया जाता है तो उससे अपन को फायदा क्या है? वो स्ट्रक्चर्ड है तो उसके फायदा क्या है? हम उसको डेटा को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, ईज ऑफ एक्सेस। ठीक है ना, हम उसको आसानी से एक्सेस करते हैं। कैसे? जैसे मेरे पास इस टेबल में कोई डेटा है, ठीक है, जिसमें यूजर नेम और यहां पर उसका पासवर्ड है, मान लिया। अब इसमें ये टोटल 1 2 3 यूजर नेम है और इनके पासवर्ड है, मान लिया कोई भी ये पासवर्ड है इनके। तो मैं अगर आपको बोलूं कि 2 नंबर के यूजर का पासवर्ड बताओ, तो फटाक से आप यहां पे जाएंगे 2 नंबर लाइन में और आप बता देंगे इसका पासवर्ड ये है, क्योंकि हम यहां से देखते हैं, अपन को पता। अब ऐसे भले 1000 डेटा ही क्यों ना हो, आपको अगर 24 का बोल दिया, 1001 का बोल दिया, कोई भी बोला ना, आप तो सीधा उस लाइन नंबर पे जाओगे यूजर नेम में और वहां पे जाके बता सकते हो कि इस लाइन में इसका ये पासवर्ड है। तो ये इसमें क्या हुआ? अपन को डेटा एक्सेस करने में मदद मिल रही है और वो भी फास्टली। ऐसा नहीं कि भाई एक एक जगह ढूंढो। तो वो आपके स्ट्रक्चर्ड डेटा की कैटेगरी के अंदर आता है। अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेस क्या होता है भाई? इसको समझिए। इसका मतलब होता है कि किसी ऐसा डेटाबेस जिसको स्टोर करने के लिए कोई फिक्स फॉर्मेट ना हो, लाइक वेब पेज। ठीक है ना, वेब पेज के ऊपर जितना भी आपके पास डेटा आता है ना, डेटाबेस जो डेटा आता है ना, वो किसी फिक्स फॉर्मेट में सेव नहीं किया जाता। ऑडियो वीडियो टेक्स्ट इमेज जो आते हैं आपके सामने, उसके लिए कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं बना होता है जिसके अंदर की भी उसको स्टोर करें। आप देखते होंगे, जैसे मैं यहाँ पर 3 ले लेता हूँ, जैसे xyz.com, ठीक है, ये facebook.com, या कोई भी ऐसे 3 वेबसाइट लेता हूँ, तीनों के ऊपर आप विजिट कर लीजिएगा। ठीक है, एक उदाहरण ले रहा हूं, आप कोई भी जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब का ले लो, उसके अंदर तीनों के अंदर आपको देखोगे यहाँ पर तो डिफरेंस मिलेगा आपको इसके अंदर डेटा जो स्टोर है। अब यूट्यूब का माने तो क्या है, वीडियो आ रहे हैं, उसके नीचे टेक्स्ट आ रहा है। कई बार ये होता है कि वीडियो 2 वीडियोज है, उसके बीच में ऐड का पिक्चर आ गया, कोई किसी ने पोस्ट, कम्युनिटी पोस्ट डाली तो वो आ गई,
मतलब क्या है कि उसके अंदर कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है। फेसबुक के ऊपर जा रहे क्यों, अभी डेटा है यहाँ पर, कहीं पर ऐड इधर आ रहा है तो इधर अभी बीच में यहाँ पर किसी का फोटो आ जाता है, कभी इमेज आ जाता है, तो कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है उस डेटा को स्टोर करने के लिए, तो वो आपका अनस्ट्रक्चर्ड कैटेगरी में आएगा, जिसका एग्जाम्पल आपको मैंने बताया है वेब पेज। तो ये आपको डेटाबेस और डेटाबेस का परिचय मिला था यहां पर, और उसके कितने टाइप थे। अब देखिए, इस डेटाबेस के टाइप तो जान लिए, लेकिन जब इस डेटा को किसी भी सर्वर के ऊपर स्टोर किया जाता है, ये सर्वर है मान लिया, इस सर्वर के ऊपर जब इसको स्टोर किया जाएगा तो क्या होता है भाई, इस सर्वर के ऊपर अपन ने स्टोर कर दिया तो क्या है कि यूजर क्या होगा, जैसे ये यूजर 1 है, ये यूजर 2 है, ये यूजर 3 है, ये सारे के सारे इसको एक्सेस करने की भी कोशिश करेंगे, और क्या करेंगे कि इसके ऊपर मल्टीपल ऑपरेशन भी करेंगे। जैसे कोई यहां पर जो है इसके अंदर इंसर्ट कर सकता है, ठीक है, कोई इसके अंदर अपडेशन कर सकता है, कोई डिलीट कर सकता है, तो ये सारे के सारे ऑपरेशन इसके अंदर कर सकता है। अब कोई यूजर इसके अंदर जैसे कभी कभी कुछ इंसर्ट कर रहा है, तभी दूसरा उसमें से कुछ डिलीट कर रहा है, तो इनको मैनेज करने के लिए एक सिस्टम बना होता है। जो भी सर्वर के अंदर डेटा है, उस डेटा को जब मल्टीपल यूजर एक्सेस करके उस पर मल्टीपल ऑपरेशन कर रहे हैं, तो उसको मैनेज करने के लिए, यानी यूजर 1 ने यहां पर इसके अंदर कुछ इंसर्ट करने की कोशिश की तो इंसर्ट हो रहा है बराबर, जैसे ये अपडेशन करने की कोशिश कर रहा है, अपडेशन हो रहा है। अगर वो अपडेशन करने की कोशिश कर रहा नहीं हो रहा तो क्या होगा, यूजर वहां पर वापस आएगा नहीं, ना उसको यूज करेगा, तो उससे क्या उसकी क्वालिटी घट जाएगी और ना उसकी जो रिलायबिलिटी होगी वो भी घट जाएगी। तो इसको मैनेज करता है एक सिस्टम, जिसको हम क्या कहते हैं, डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बेसिकली क्या करता है, जो डेटा के ऊपर जो ऑपरेशंस होते हैं, इंसर्ट, अपडेट, लाइक जो भी इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, जो भी ऑपरेशंस होते हैं उनको मैनेज करने का एक सिस्टम है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये यहां पर कल हमने डीबीएमएस के बारे में यहां तक जाना था। अब ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का अगर आपको एग्जांपल बताऊं तो आपको ध्यान होगा MySQL है, ठीक है ना, आपके बहुत सारे है, इसके MS एक्सेस है, वो सारे के सारे क्या है, इसके डीबीएमएस के एग्जांपल हैं, ठीक है ना, I2 है, ये सारे के सारे इसके एग्जांपल आएंगे। चलिए अब हम आगे आते हैं और अब देखते हैं फाइल सिस्टम और डीबीएमएस के अंतर्गत क्या जो है इसके अंदर डिफरेंसेज हैं। चलिए, तो मैं अभी यहां पर आपको सबसे पहले बताता हूं कि फाइल सिस्टम क्या है। देखिए, बहुत ही पुराने टाइम से मैं शुरू करूंगा, जब कंप्यूटरों का यूज हो रहा था उस टाइम से, कि उस टाइम क्या है कि अब तो चलो डीबीएमएस यूज कर रहे हैं, पहले क्या था, आज भी वैसे चल रहा है ये फाइल सिस्टम। जो भी हम फाइल स्टोर करते हैं ना, वो फाइल जो भी आपका डेटा स्टोर कर रहे हैं वो फाइलों के रूप में स्टोर हो रहा है, फाइल्स के अंदर, फोल्डर्स के अंदर स्टोर हो रहा है आपके कंप्यूटर में। जैसे आपके कंप्यूटर के अंदर जैसे ये होता है ना, लोकल डिस्क ABCD जो भी, ठीक है ना, CDE जो भी आपके ये ड्राइव्स होते हैं, इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर बनता है फोल्डर, उस फोल्डर के अंदर इन फाइलों को स्टोर किया जाता है, और आज भी किया जाता है वैसे। अब इसमें क्या है कि भाई फाइल सिस्टम में जो डेटा स्टोर किया जाता था, फाइल सिस्टम में जो डेटा स्टोर किया जाता था उसको एक समय में एक ही यूजर एक्सेस कर पा रहा था, ठीक है ना। तो मतलब अभी मैं आगे आने वाले टाइम में, मतलब अभी डिफरेंसेस के अंदर देखेंगे तो बहुत सारे पॉइंट आएंगे। मतलब एक आपके सामने एग्जांपल रख रहा हूं कि जब इसको एक्सेस करने की कोशिश की जा रही थी तो उसमें क्या है कि भाई एक यूजर एक समय में एक ही यूजर एक्सेस कर सकता था, मल्टीपल ऑपरेशन नहीं कर सकता था। तो उसमें क्या हुआ कि अपन को डीबीएमएस की जरूरत पड़ी। किसकी? डीबीएमएस की जरूरत पड़ी, जिससे क्या है कि भाई हम डीबीएमएस यूज करना शुरू हो गए, जिससे क्या है कि इसकी भी देखो, चल तो ये भी रहा है फाइल सिस्टम, लेकिन इसके साथ डीबीएमएस का भी यूज हो रहा है, और आज के टाइम में डीबीएमएस का भी सबसे ज्यादा यूज हो रहा है। फाइल सिस्टम तो आपको जो है हर कंप्यूटर के अंदर मिलता ही है डिफॉल्टली, ठीक है ना। तो वहां पर क्या है कि भाई मल्टीपल ऑपरेशन में ऐसे अभी डिफरेंस के अंदर बहुत सारे पॉइंट आएंगे जो अभी आपको देखने को मिलेंगे। तो फाइल सिस्टम क्या होता है, बेसिकली आपके जो फाइल्स होता है, डेटा होता है, उसको फाइल्स के रूप में स्टोर करता है और उनको फोल्डर्स के अंदर, ठीक है ना, और उस फोल्डर को जो है किसी ड्राइव्स के अंदर स्टोर किया जाता है, वो फाइल सिस्टम होता है बेसिकली। अब हम एक एक करके इसके अंदर डिफरेंसेस क्या है वो उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक भाई सभी लाइक कर दें वीडियो को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, और आज का इस वीडियो को टारगेट रख रहे हैं हम 100 शेयर का, ठीक है ना। 100 शेयर आने चाहिए भाई, आपके लिए अगर कोशिश की जा रही है, नोट्स वगैरह सारे कुछ रेडी हो रहे हैं, तो आप जरूर रहिएगा। और अगर कंप्यूटर शिक्षक भर्ती को निकलवाने के लिए हमेशा तत्पर रह रहे हैं, आप आंदोलन की राह में अगर आगे आने चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं, क्योंकि आपको पूरे यूट्यूब चैनल, यूट्यूब के ऊपर आपको एक ऐसे और कुछ एक दो चैनल मिलेंगे जो आपके लिए आवाज उठा रहे हैं। मेरा मानना है
और मुझे भी पता है कि जो कोचिंग वाले हैं, मैं किसी का स्पेशल नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो अभी क्या कर रहे हैं कि सिर्फ कंप्यूटर की जो भर्ती आ रही है कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के लिए, उसके लिए सिर्फ कोर्स बेचना उनके लिए जरूरी है, वो उसको प्रायोरिटी दे रहे हैं। लेकिन ये नहीं समझ रहे हैं कि अभी भर्ती आएगी तब तो अपना जो कोर्स होगा तैयार किया हुआ काम आएगा, या बच्चे देखेंगे या खरीदेंगे उसको, भाई वो तभी तो काम आएगा। अब ये लोग पहले ही लगे, जब अभी तक भर्ती की अता पता नहीं, भर्ती के अंदर कचरा हो गया फुल। तो मेरा ये मानना है कि भाई आप, भले मैं खुद ही क्यों ना हो, आप उस इंसान को सपोर्ट मत करो और ना ही उसको आप वैरायटी दो जो आपके लिए बोल नहीं सकता और आपके लिए आवाज नहीं उठा सकता है। सिंपल सी बात है। और मैंने आपको 10K का जो टारगेट दिया था, मैंने इसी के लिए दिया था कि आप मेरे साथ जुड़ो, आपकी जो आवाज आगे पहुंचानी, मैं हमेशा आगे रहूंगा, आपके लिए तत्पर रहूंगा, मैं आपकी आवाज आगे उठाऊंगा। कल आपने देखा था लाइव वीडियो, ठीक है ना। तो मतलब जब भी आपको हेल्प चाहिए तो आप बोल सकते हैं बेझिझक, हमेशा एनवीरा एजुकेशन हमेशा आपके साथ है, ठीक है ना। और आईटी की डिपार्टमेंट में, मतलब आईटी विभाग को आगे ले जाने के लिए, आईटी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा, ये मेरी गारंटी है आप सभी के लिए। चलिए अब आ जाता हूं मैं भाई अपनी इस टॉपिक के ऊपर। तो मैं इस साइड में जो है इंडिकेट कर देता हूं यहां पर फाइल सिस्टम को, ठीक है, और इधर मैं दे देता हूं डीबीएमएस को। चलिए तो अब एक एक करके इसके अंदर देखेंगे मेन डिफरेंस, कौन कौन से डिफरेंस आते हैं भाई। सबसे पहले मैं फाइल सिस्टम के अंदर देखूंगा, अगर डेटा को एक्सेस करना चाहें तो फाइल सिस्टम में और डीबीएमएस में क्या होता है। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, कोई एक यूनिवर्सिटी है, ठीक है, कोई एक यूनिवर्सिटी है, XYZ नाम से यूनिवर्सिटी है। उस यूनिवर्सिटी के अंदर क्या है कि भाई कोई स्टूडेंट का डेटा है, ठीक है ना, कंप्लीट जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका डेटा है किसी एक फाइल्स के अंदर। अब मुझे अपने घर पे बैठे, या मैं अगर उसका स्टूडेंट हूं, या मैं अगर किसी स्टूडेंट का पेरेंट्स हूं, मुझे मान लीजिए मुझे उसमें से किसी एक स्टूडेंट का डेटा फाइंड करना है। इसमें बहुत सारे डेटा है, मल्टीपल, जैसे इसमें बहुत सारे अनगिनत डेटा है। अब उसमें से मेरे को किसी एक स्टूडेंट का डेटा देखना है, या उसके बारे में उसको डेटा की जानकारी निकालनी है, स्टूडेंट की डिटेल्स देखनी है मेरे को। तो मैं क्या करूंगा, जब इससे डेटा एक्सेस करने की कोशिश करूंगा तो फाइल सिस्टम क्या करता है यहां पर समझिएगा। फाइल सिस्टम इसमें क्या करता है कि आपका जो स्टूडेंट का डेटा है ना, उस डेटा की जो कंप्लीट फाइल होगी वो आपको अपने कंप्यूटर पर शेयर कर देगी। फाइल सिस्टम के अंदर जो फाइल्स होते हैं ना वो कंप्लीट आपके साथ, आपके जो है कंप्यूटर के ऊपर शेयर होगी। अब इसमें होगा क्या, इसमें सबसे पहला तो नुकसान ये होगा आपको कि आपके लिए जो है यहां पर जो है अननेसेसरी डाटा आ जाएगा। क्या होगा भाई, अननेसेसरी डाटा आ जाएगा। कैसे कि मैंने कोई एक एग्जांपल लेते हैं कि कोई स्टूडेंट का डेटा देखना है, मैंने यहाँ से एक्सेस करने की कोशिश की, तो ये पूरा फोल्डर यहाँ पर अपन को शेयर कर रहा है अपन के साथ। अब इसमें मेरे को चाहिए एक का, लेकिन ये उसके साथ जो है वहाँ पर 5000 स्टूडेंट का रिकॉर्ड जो है मेरे साथ भेज रहा है, मेरे पास शेयर कर रहा है। तो यहां पर क्या हुआ, अननेसेसरी डेटा आ गया ना साथ में। दूसरा क्या मान सकते हो कि अब यहां पर अगर मैं मानूं तो एक स्टूडेंट का जो रिकॉर्ड देख रहा हूं वो मैक्सिमम आप मान सकते हो तो 5 to 6 KB के आसपास होगा एक स्टूडेंट का डेटा, जो भी फाइल है इसकी, तो वो 1 KB के रूप में स्टोर होगी, या 5 से 6 KB के बीच में स्टोर होगी, मतलब कोई भी साइज, कम से कम साइज में स्टोर होगी। अब जब मैं इसको एक्सेस करूंगा तो ये पूरा फाइल्स देगा मेरे को, फोल्डर देगा, उसका साइज तो बड़ा होगा। अब मैं यहाँ अगर मानूं तो कम से कम यहाँ पर जैसे ये 2 GB का डेटा आ गया, ये 2 GB का फोल्डर है पूरा का पूरा, मान लिया जितने स्टूडेंट जो भी डिटेल्स है। तो अब देखो मेरे यहां पर क्या है, एक तो अननेसेसरी डेटा आ गया, दूसरा क्या है, ये अननेसेसरी स्टोरेज भी यूज करेगा मेरे मेमोरी के अंदर, ठीक है ना, ये स्टोरेज ज्यादा यूज करेगा इसके अंदर, ठीक है ना। तो इसके अंदर आप ये बता सकता हूं कि ये मोर स्टोरेज, यानी ये ज्यादा स्टोरेज यूज करेगा। तीसरा क्या है इसमें, अब ये तो देखो चलो एक 6 KB की फाइल है, क्लिक किया हाथों हाथ अपने पास आ गई, लेकिन अगर मैं 2 GB का डाउनलोड करूंगा तो उसमें क्या होगा, मेरा टाइम भी यूज होगा ज्यादा। भाई 2 GB का डेटा आने में थोड़ा बहुत तो टाइम लगेगा ना, तो डेटा भी आ रहा है तो उसके लिए देखो अननेसेसरी डेटा आ रहा है साथ में, और क्या है उसके साथ मोर स्टोरेज, मतलब वो अपने कंप्यूटर मानने के बाद एक्स्ट्रा स्टोरेज भी, स्पेस होगी, उसको भी कवर करेगा। तीसरा हम अगर इसमें देखें तो वो क्या, टाइम भी कंज्यूम कर रहा है साथ में। भाई वो बेकार का टाइम भी तो ले रहा है ना साथ में, अपन को सिर्फ एक या 2 मिनट का टाइम चाहिए था इसको एक्सेस करने के लिए, लेकिन ये उस फोल्डर को लेकर आएगा साथ में, मतलब अननेसेसरी डेटा लाएगा तो वो 2 GB डाउनलोड होने में टाइम तो लगेगा। तो ये इतना, ये जो है पहला पॉइंट में हो सकता है यहाँ पर। जबकि मैं डीबीएमएस की बात करूं तो डीबीएमएस में क्या होगा कि हमें वो ही डेटा मिलेगा, सिर्फ हमें वो ही वांटेड डाटा ही मिलेगा,
हमें सिर्फ वो ही डेटा मिलेगा जिसकी हमें जरूरत हो। उसको आप एक्सेस करने के लिए जो भी क्वेरी लिखेंगे तो क्वेरी की मदद से आपके पास वो ही डेटा आएगा, सिलेक्टेड डेटा। देखो सेलेक्ट, आप जो सेलेक्ट और कॉलम नेम वगैरह आप यूज करके जो क्वेरी के माध्यम से डेटा एक्सेस कर रहे हो, आगे आने वाले चैप्टर्स के अंदर देखेंगे हम, तो आपके पास वो ही डेटा आएगा जिसकी आपको जरूरत है, उस वो ही डेटा आपके पास आएगा। तो ये यहाँ पर पहला इसके अंदर आप डिफरेंस मान सकते हो। इसके अंदर अगर आप किसी फाइल को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हो सर्वर से, तो क्या होगा, वहां पर आपके लिए अननेसेसरी जो साथ में डेटा होगा वो आने की जो है संभावना रहेगी, और वो आपके कंप्यूटर में आने के बाद स्टोरेज भी ज्यादा यूज करेगा, टाइम भी वो जो है यूज करेगा ज्यादा। तो ये आपका पहला हो गया, ठीक है। दूसरा देखिएगा कि अगर मैं फाइल सिस्टम का यूज करते हुए अगर मुझे किसी फाइल को या डेटा को सर्च करना हो तो क्या है। देखो दूसरा, अगर मैं फाइल सिस्टम का यूज करते हुए अगर कोई भी डेटा को, ये आपको नोट्स लेके मिल जाएंगे, ठीक है ना, आपको कोई भी यहां पर अभी लिखने की जरूरत नहीं है, समझो बस आप। सर्च के अंदर क्या होता है कि अगर मुझे किसी भी डेटा को एक्सेस करना है या उसको सर्च करना है, फाइल को सर्च करना है, तो मुझे क्या चाहिए होगा, एक मेटा डेटा चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा भाई, मेटा डेटा मेरे को चाहिए होगा। मेटा डेटा किसको कहते हैं भाई, मेटा डेटा का मतलब होता है डेटा अबाउट डेटा, डेटा के बारे में जो जानकारी होती है तो वो आपकी क्या होती है, मेटा डेटा होती है। अब यहां पर क्या है कि मुझे जैसे किसी फाइल को एक्सेस करना है तो उसके लिए मैं पहले सर्च करूंगा। तो मैं जैसे कोई फाइल है उसको सर्च कर रहा हूं, तो मेरे को जो है उस फाइल से संबंधित कौन कौन सी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी, उस फाइल की लोकेशन, ठीक है, उस फाइल का नेम, अगर वो फाइल किसी फोल्डर में है तो उस फोल्डर का आपके नेम, ये तो बहुत सारी जानकारी जो है आपको चाहिए होती है, तब जाके आप एक्सेस कर सकते हो। लेकिन वही अगर मैं इसमें डीबीएमएस की बात करूं तो मुझे अगर इस डेटा को सर्च करना है तो मैं सिंपल सा एक क्वेरी का यूज करूंगा। किसका यूज करूंगा भाई, क्वेरी का यूज करके मैं डेटाबेस को एक्सेस करूंगा। ये इसके अंदर मेन डिफरेंस है सर्चिंग का अगर आपकी बात की जाए। और टाइम जो है, टाइम जो अगर आप देखे जाए तो फाइल सिस्टम के अंदर आप देखते हो ना, कभी भी आप विंडोज एक्सप्लोरर में जाके ऊपर सर्च करते हो फाइल को तो वो धीरे धीरे सर्च करते हो उस फाइल को। लेकिन डीबीएमएस में क्या होता है, आपने क्वेरी लिख के एंटर किया, अगर वो डेटा होगा तो ठीक है, वरना वहां पर मैसेज क्या आ जाएगा आपके एमपीटी सेट, और आपको नीचे काउंटिंग भी दिखाया जाता है कि इसमें 0.00 सेकंड या 0.1 जो भी इसके अंदर टाइम लगता है वो आपको यहां पर साथ में दिखाया भी जाता है। तो आपका यहां पर देखो टाइम और बच रहा है ना, सर्च कर रहे हो तो भी यहां पर ये हेल्पफुल है, जबकि ये आपके क्या होगा, टाइम यूज करेगा ज्यादा, ठीक है ना। और आपको ये इतना सारा डेटा भी चाहिए होगा, किसी भी फाइल को अगर आपको सर्च करना है तो उस फाइल का नाम, उसकी लोकेशन, तो वो सारा भी इसके अंदर आपको चाहिए होगा। ये होता है दूसरा। तो दोनों देखो एक बार वापस कि मुझे अगर फाइल सिस्टम की मदद से किसी भी डेटा को प्राप्त करना है सर्वर से, तो वहां पर क्या होगा, अननेसेसरी डेटा साथ में आएगा और वो ज्यादा स्टोरेज यूज करेगा, उसको डाउनलोड होने में टाइम लगेगा, तो वो टाइम भी यूज कर रहा है। लेकिन इसके अंदर आप सिर्फ जो डेटा चाह रहे हो वो डेटा आपके पास आएगा और आपके टाइम की भी बचत होगी, ठीक है ना। एंटर करते आपके सामने वही डेटा आ रहा है जो आपके काम का है, अनवांटेड डेटा आ ही नहीं रहा है। अब देखिएगा दूसरा, सर्च की बात करें तो आपको किसी फाइल को सर्च करने के लिए, डेटा को सर्च करने के लिए उस डेटा की या फाइल की जो उसकी जो अबाउट इंफॉर्मेशन वो चाहिए होगी आपको। जैसे उसका लोकेशन आपको पता होना चाहिए, उसका नाम क्या है, जैसे फाइल का नेम भी अगर आप गलत लिख देते तो भी आपको सर्चिंग में नहीं आता है, होता है ना। तो और आपको जो है बहुत सारी जानकारी चाहिए होगी साथ में उसकी। और दूसरी बात यह है कि उसके लिए आपको जो है टाइम भी यहाँ पर ज्यादा लगेगा, लेकिन इसके अंदर टाइम का जो है वो टाइम जो है वो कम लगेगा। तो ये टाइम भी एक तीसरा पॉइंट आप बना सकते हो। वैसे मैंने इन दोनों के साथ इसको कनेक्ट करके आपको समझा दिया है। चलिए नेक्स्ट में अगर इसके ऊपर बात करूं, नेक्स्ट देखिएगा भाई, नेक्स्ट अगर तीसरी बात करूं तो मैं बात करना चाहूंगा जो डुप्लीकेट डेटा होता है उसके लिए। अगर फाइल सिस्टम में देखा जाए तो डुप्लीकेट डेटा आ सकता है, फाइल सिस्टम में अगर देखा जाए तो डुप्लीकेट डेटा आ सकता है। देखो क्या होता है कि आपने एक फाइल बनाई, जैसे यहां पर जैसे ये XYZ डॉट, ये कोई भी डॉक्स नाम की कोई फाइल है मान लिया। अब इसके अंदर जो डेटा है ना, इस फाइल को अगर आप कॉपी करोगे तो उस फाइल में भी मिल जाएगा। तो आपका फाइल सिस्टम ये जांच करता है सिर्फ कि वो एक ही नाम की फाइल्स तो नहीं है कहीं। जैसे अगर मैंने इसी का नाम वापस XYZ डॉट और DOCX कर दिया तो यहां पर एरर आ जाएगी, या ये अपन को बता देगा कि नहीं 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 डुप्लीकेट फाइल नहीं आ सकती है। लेकिन ये जांच नहीं कर सकता है फाइल सिस्टम कि इसके अंदर जो डेटा है वो तो डुप्लीकेट है ना,
वो तो डुप्लीकेट है ना भाई, उसके अंदर जो डेटा है। तो वहां पर देखो, मैं अगर इसका नाम XYZ हो, इसका XYZ1 रख दूं तो क्या होगा, इसके अंदर जो डेटा है वो भी इसके अंदर आ सकता है। तो मतलब यहां पर डुप्लीकेट डेटा आ सकता है फाइल सिस्टम के अंतर्गत। फाइल सिस्टम में डुप्लीकेट डेटा आ सकता है। इसमें फाइल सिस्टम में सिर्फ यही चेक करता है आपका जो विंडोज होता है, जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम, कि इस फाइल का जो नाम है वो सेम है या नहीं है। सेम है तो आपको बता देगा कि ये डुप्लीकेट है फाइल। लेकिन अगर मैं इसका नाम, आपको देखते हो ना, आप कोई भी फाइल की कॉपी करते हो तो क्या होता है, कॉपी 1 कॉपी 2 या जो भी उसका एक्स्ट्रा नाम लग जाता है और डेटा वो का वो रहता है। तो ये आपका डुप्लीकेट डेटा आएगा तो उससे क्या होगा, स्टोरेज, मोर स्टोरेज यूज होना शुरू हो जाएगा, आपका स्टोरेज जो है वो ज़्यादा यूज होना शुरू हो जाएगा। तो ये आपके यहाँ पर ये प्रॉब्लम कर सकता है डुप्लीकेट। जबकि इसमें अगर आप देखा जाए तो आपने पढ़ा होगा अगर पहले 11th-12th के अंदर कि आप जो है इसके अंदर कॉन्स्टेंट का यूज कर सकते हैं। किसका यूज कर सकते हैं भाई, कॉन्स्टेंट। कोई बता सकता है भाई कांस्टेंट क्या होता है? अगर पहले किसी ने डीबीएमएस पढ़ा है तो कोई बता सकता है कि कांस्टेंट क्या होता है? चलिए तो मैं बताता हूं यहां आपको कांस्टेंट का मतलब क्या होता है। देखिए कांस्टेंट का मतलब होता है, आप टेबल या कॉलम के लिए, आप टेबल या कॉलम के लिए कुछ रूल्स जो है क्रिएट करते हैं, उसको आप क्या बोलते हैं, कांस्टेंट है। यानी अगर कॉलम लेवल का है तो वो एक सिंगल कॉलम पे कांस्टेंट लगेगा, लेकिन टेबल लेवल है तो वो पूरी टेबल के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। इसके अंदर कांस्टेंट के अंदर अगर मैं देखा जाए तो इसमें जैसे प्राइमरी की के बारे में आपने देखा होगा, प्राइमरी की होता है इसके अंदर, ठीक है ना, यूनिक की जो है, तो इसका यूज करके जो भी है अलग जो भी, तो इनका कांस्टेंट का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप कांस्टेंट का प्रयोग करते हैं तो उसमें क्या होता है, किसी भी फाइल में डुप्लीकेट डेटा नहीं जा सकता है, या आप उसके अंदर डुप्लीकेट डेटा एंटर नहीं कर सकते हो, यह आपको एरर देता है। जैसे मैंने किसी भी टेबल के ऊपर अगर यूनिक वाला जो है मैंने कांस्टेंट यूज कर रखा, तो उसका मतलब क्या है भाई, उसका मतलब यह है कि उसके अंदर आप डुप्लीकेट वैल्यू नहीं दे सकते हो। तो ये कांस्टेंट जो है आपके हेल्प करते हैं डुप्लीकेट वैल्यू को अंदर नहीं आने के लिए, ठीक है। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया, डुप्लीकेट डेटा आ सकता है इसमें, जबकि इसमें नहीं आ सकता है। इसमें डुप्लीकेट डेटा जो है आ सकता है, लेकिन जो फाइल जो है डुप्लीकेट, वो फाइल का नाम जो है वो डुप्लीकेट नहीं कर सकता है। बस इतना सा इसके अंदर फायदा मिलता है। लेकिन फाइल तो साथ में डुप्लीकेट डेटा लेके आ रही है ना, तो वो तो आपके आगे काम जो है प्रॉब्लम करेगा ना, डेटा यूज का जो मेमोरी यूज करेगा। तो ये इसके अंदर होता है भाई तीसरा। चौथा देखिए आप, चौथा पॉइंट देखिए अब यहाँ पर आप, चौथा यहाँ अगर यहाँ पर आपको समझाया जाए तो आप देख सकते हैं सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी का क्या है भाई, देखिए यहाँ पर सिक्योरिटी का, इसमें मैं पॉइंट ऐसे समझाना चाहूंगा आपको कि आपके सामने जब भी आप कंप्यूटर ऑन करते हो तो क्या होता है भाई, आपके सामने जब भी आप कंप्यूटर ऑन करते हो तो क्या होता है कि आपने पासवर्ड डाला उसमें, ये पासवर्ड बॉक्स इसमें डाला 1 2 3 4 जो भी आपका पासवर्ड है डाला, ओके किया, और आप इसमें लॉगिन हो जाएंगे, इसमें आप लॉगिन हो जाएंगे। उसके बाद क्या है, आप किसी भी फोल्डर में जा सकते हो, किसी भी डेटा को देख सकते हो जो आपके काम का नहीं है। तो जो डेटा आपके काम का नहीं है वो भी आप देख सकते हो। इसका मतलब क्या है, अनऑथोराइज्ड यूजर इसके अंदर आ सकता है, डेटा को देख सकता है। तो डेटा का जो सिक्योरिटी लेवल है वो इसमें लो है। मतलब आपका अगर पासवर्ड पता है कंप्यूटर का, आपने अपने दोस्त को दे दिया, तो उसमें क्या है, वो आपके एक बार लॉगिन कर दिया कंप्यूटर में, तो वो कहीं पर भी किसी भी फोल्डर में, ड्राइव में जाकर आपका डेटा देख सकता है, यूज कर सकता है, उसका नुकसान भी पहुंचा सकता है, उसको डिलीट कर सकता है वो। तो ये आपके इस फाइल सिस्टम में सिक्योरिटी का जो है वो ऐसा हो सकता है कि एक बार लॉगिन होने के बाद वो किसी भी डेटा को देख सकता है फाइल सिस्टम में, जो कि आपको सभी को पता होगा। लेकिन डीबीएमएस के अंदर सिक्योरिटी का जो लेवल होता है वो हाई रहता है। क्यों भाई, कैसे? डेटाबेस के अंदर क्या होता है कि डेटा जो होता है वो हायरार्किकल बेस्ड में सेव होता है। हायरार्किकल बेस्ड क्या होता है, जैसे मैं किसी यूनिवर्सिटी का या किसी स्कूल का यूनिवर्सिटी का लेता हूं, जैसे ये XYZ यूनिवर्सिटी है, इसके अंदर जैसे यहाँ पर ये आपका टीचर का हो गया, ये स्टूडेंट्स का हो गया। स्टूडेंट में भी आपके जैसे अलग अलग क्लासेस के हिसाब से या उनको अलग अलग बांट रहता हो, तो ये हायरार्किकल बेस्ड में यानी लेवल पे जो है वो स्टोर होता है। इसके अंदर क्या है, एक फोल्डर है, इस फोल्डर पर क्लिक किया तो इसके अंदर सारी जो भी फाइल्स है वो तो पैरेलली जो आपके पास आ जाएगी, तो आप तो डेटा देख सकते हो। लेकिन इसमें जो है वो हर डेटा को एक्सेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको इसके लिए क्वेरी आनी पड़ेगी। दूसरी बात ये कि उसको उस फाइल का नाम या टेबल नेम होना, उसको पता होना जरूरी है।
अब भाई मैंने जो इसके अंदर टेबल जो टीचर है वो किस नाम से सेव किया है, टीचर तो टीचर है, लेकिन उस टीचर की जो फाइल है उसको किस नाम से मैंने सेव किया, टेबल को किस नाम से सेव किया, वो नहीं पता है ना किसी को। तो कोई भी अगर आपसे डेटा एक्सेस करने की कोशिश करेगा तो एक चीज बता सकते हो, सारी की सारी नहीं बता सकते हो और ना ही वो पता कर पाएगा। तो इसमें जो सिक्योरिटी होती है वो उसका लेवल हाई रहता है, इसके अंदर जो सिक्योरिटी का लेवल है वो लो रहता है। मतलब डेटा अनऑथराइज्ड यूजर जो है एक्सेस कर सकता है, इसमें अनऑथराइज्ड यूजर जो है वो यूज करना मतलब आप मान सकते बहुत ही डिफिकल्ट है उसके लिए। अगर उसको सारा डेटा बाहर से पता चल गया कि आपने इस नाम से वो है वो सारा, तो आप इसको एक्सेस कर सकते हो। तो ये आपका फाइल सिस्टम, ये यहाँ पर आपकी सिक्योरिटी और इसके अंदर ये सिक्योरिटी का यहाँ पर ये जो है मेन इश्यू आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट को जानते हैं। भाई वीडियो अच्छा लग रहा है तो सभी लाइक और शेयर जरूर करते रहिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं भाई पांचों पॉइंट देखते हैं। इसमें पांचों पॉइंट में आपको बताना चाहूंगा मल्टीपल ऑपरेशन के बारे में। ये मल्टीपल ऑपरेशन के बारे में देखिए, ये सारे नोट्स मिल जाएंगे भाई आपको लिखे लिखा है ना। मल्टीपल ऑपरेशन को समझिए आप। मल्टीपल ऑपरेशन क्या होता है? मल्टीपल ऑपरेशन का मतलब होता है कि जैसे रीड, ठीक है ना, जैसे एक ही टाइम में रीड या रीड, ठीक है ना, रीड या राइट, राइट, ठीक है, या राइट रीड जो भी। अब रीड या राइट बेसिकली होता है, लेकिन इसको मल्टीपल ऑपरेशन एक ही समय में नहीं हो सकता है फाइल सिस्टम में। जैसे आप एक ही समय में फाइल को देख रहे हो, उस समय क्या मल्टीपल यूजर, सॉरी यहाँ पर मल्टीपल यूजर ऑपरेशन, यहाँ पर मल्टी यूजर ऑपरेशन में आप कहना चाह रहा था, मल्टी यूजर मल्टीपल ऑपरेशन कर सकता है क्या? इसमें नहीं कर सकता है, क्योंकि एक समय में इसमें एक ही यूजर काम कर सकता है और वो जो उसके ऊपर ऑपरेशन कर सकता है, और मल्टीपल नहीं कर सकता एक समय में। जैसे कोई डेटा है उसके ऊपर मल्टीपल यूजर एक साथ लॉगिन कर सकते नहीं है, लॉगिन नहीं कर सकते, ना ही उसके ऊपर मल्टीपल ऑपरेशन कर सकते हैं और ना ही उसको वो लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या है, इसमें जो है वो क्लाइंट या सर्वर स्ट्रक्चर में जो है डेटा स्टोर होता है, किसमें? आपके डीबीएमएस में। तो इससे क्या होता है, इससे क्या होता है कि मल्टीपल यूजर जो है, अब उस जैसे सर्वर पर डेटा स्टोर है तो इसमें मल्टीपल जो यूजर हैं वो लॉगिन कर सकते हैं और मल्टीपल ऑपरेशन भी एक साथ कर सकते हैं। जैसे यूजर 1 है वो कोई फाइल के अंदर जैसे है वो कोई अपडेशन कर रहा है, ठीक है, यूजर 2 है वो कोई इंसर्ट कर रहा है, यूजर 3 है वो आपके डिलीट कर रहा है, तो मल्टीपल ऑपरेशन एक साथ कर सकता है। या आप इसके देख सकते हैं वो कोई रीड कर रहा है एक समय में, वो राइट भी कर रहा है, दूसरा यूजर एक साथ राइट भी कर रहा है। तो इसमें मल्टी यूजर जो है वो एक साथ ऑपरेशन नहीं कर सकते, जबकि इसमें मल्टी यूजर एक साथ ऑपरेशन कर सकते हैं। ये इसके अंदर आपके मेन डिफरेंस है, ठीक है। और लास्ट देखिए, लास्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बच गया है वो कौन सा है? तो 6th नंबर वाला जो पॉइंट है अपना वो है आपका, इसमें जो सेविंग की प्रक्रिया होती है, यानी फाइल्स, इसके अंदर जो डेटा सेव होता है वो होता है फाइल्स के रूप में। किसमें? फाइल्स के रूप में डेटा स्टोर होता है इसमें, जबकि इसमें जो है वो क्लाइंट सर्वर स्ट्रक्चर के रूप में, क्लाइंट या सर्वर, क्लाइंट सर्वर स्ट्रक्चर के रूप में इसमें डेटा स्टोर होता है। और इसमें क्या होता है भाई, सेव जो फाइल होती है वो आपके जो है फाइल के रूप में स्टोर होती है। इसमें फाइल सिस्टम में डेटा जो होता है वो फाइल के रूप में जाता है, डेटा फाइल के रूप में। आप जब भी देखते हो ना, कोई भी जैसे नोटपैड काम कर रहे हो, आपने जो भी डेटा है वो टाइप कर दिया तो फाइल में जाके सेव करो, तो वो डेटा किस में? फाइल के रूप में जा रहा है इसमें। जबकि इसमें जो है वो क्लाइंट सर्वर स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर जाता है डीबीएमएस की जो फाइल्स होती हैं। तो ये मेन डिफरेंस है साथियों, जो एग्जाम में कई दफा पूछे भी जा चुके हैं और आपको इसके बारे में जो है याद रखना भी जरूरी है। एक बार पुनः आप जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद जो है हम वापस इसको रिपीट कर देते हैं भाई। तो देखिए आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। स्क्रीनशॉट मैंने आपको इसलिए जो है लेने को बोला है ताकि आपको अगर फास्टली अगर रिपीटेशन देना हो तो देखते पॉइंट आपको याद हो जाएगा। वैसे मैंने इतना हैंड राइटिंग के अंदर नहीं लिखा है, क्योंकि लड़कों का कहना है भाई आप ज़्यादा हैंड राइटिंग वाला कर रहे हो तो टाइम ज़्यादा जा रहा है, तो इसलिए मैं आज फटाफट में लिख रहा हूँ। चलिए वापस आपको मैं थोड़ा सा ये रिवाइज कर देता हूँ। फाइल सिस्टम में क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट देख लीजिए आप, यहाँ पर जो फाइल है, जो डेटा है फाइल सिस्टम में जो डेटा है वो फाइल के रूप में स्टोर होता है।
जबकि इसके अंदर क्लाइंट और सर्वर स्ट्रक्चर के रूप में सेव होता है। इसके अंदर क्या है कि जब भी आप किसी एक फाइल को एक्सेस करने की कोशिश करोगे, डेटा को, सॉरी, इसमें जब आप डेटा को एक्सेस करने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, अननेसेसरी जो डेटा है वो साथ में आएगा, संभावनाएं रहती है। और इसके अंदर जो आपके जो फाइल सिस्टम के अंदर का जो डेटा आपके पास आएगा वो एक्स्ट्रा स्पेस भी जो है यूज करेगा और टाइम भी ज्यादा यूज करेगा। लेकिन ये सिर्फ वांटेड डेटा ही आपको देगा, क्वेरी के माध्यम से जो डेटा प्राप्त करोगे वो इस डेटा आपके पास आएगा, टाइम भी कम लगेगा, इसके अंदर अननेसेसरी डेटा भी नहीं आएगा, वो उसके अंदर दूसरा। यहां पर देखिए इसके अंदर डेटा को सर्च करने के लिए आपको उसका मेटा डेटा चाहिए होता है, जैसे उसके फाइल का नाम, किस फाइल में वो स्टोर है, उसकी लोकेशन क्या है, वो सारी चाहिए होती है। लेकिन इसके अंदर क्या है, आपको सिर्फ आपको अगर जो डेटा है, जो डेटा आपने सर्च किया वो ही मिलेगा, अगर नहीं है तो वो एमपीटी सेट दे देगा। और इसमें भी टाइम जो है वो कम यूज होता है, सर्चिंग में टाइम इसका ज्यादा होता है, उसमें टाइमिंग कम होता है। डुप्लीकेट डेटा का मतलब होता है कि इसके अंदर डुप्लीकेट डेटा आ सकता है लेकिन फाइल नहीं आ सकती है। फाइल का नाम डुप्लीकेट होगा तो ये उसको रोक देगा, लेकिन उसके अंदर तो डेटा जो डुप्लीकेट आ रहा है वो तो ये नहीं रोक सकता ना, तो ये इसकी एक कमी है। जबकि इसके अंदर हम कॉन्स्टेंट का यूज ले सकते हैं जिससे डुप्लीकेट डेटा नहीं आ सकता है। और यहां पर देखिए सिक्योरिटी का जो लेवल है इसके अंदर लो होता है, जबकि इसके अंदर सिक्योरिटी का लेवल हाई होता है। कैसे कि इसके अंदर एक बार अगर यूजर लॉग इन कर गया आपके सिस्टम में तो वो किसी भी ड्राइव के अंदर जाके डेटा को एक्सेस कर सकता है, क्योंकि डेटा फाइल्स के रूप में है तो वो देख सकता है क्लिक करके अंदर जाके। जबकि इसमें डेटा हायरार्की बेस्ड होता है, जिससे क्या होता है कि उस डेटा को एक्सेस करने के लिए प्रत्येक एक पॉइंट पर उसको टेबल का नाम, डेटा का नाम वगैरह जो भी है वो डिटेल्स उनको पता होना जरूरी है, तो सिक्योरिटी इसमें अच्छी मिल जाती है अपन को। इसमें क्या है, देखो मल्टीपल एक ही टाइम पे मल्टी ऑपरेशन नहीं हो सकते हैं, जबकि इसमें एक ही टाइम पे मल्टी यूजर जो है मल्टी ऑपरेशन कर सकते हैं। इसमें मल्टीपल, देखो इसमें पहले ये ध्यान रखो, मल्टी यूजर लॉग इन नहीं कर सकते एक साथ, या मल्टी यूजर वर्क नहीं कर सकते, इसमें मल्टी यूजर वर्क कर सकते हैं और मल्टीपल ऑपरेशन भी कर सकते हैं। इसमें मल्टीपल ऑपरेशन एक साथ नहीं किया जा सकता है, या तो एक ही टाइम में वो रीड हो सकता है, या फिर रीड राइट हो सकता है, या राइट हो सकता है। सेव टाइम देखिएगा आप, इसमें ये जो अभी हमने पहले देख लेता है, इसमें डेटा फाइल के रूप में, इसमें क्लाइंट सर्वर स्ट्रक्चर के रूप में स्टोर होता है। तो ये था अपना आज का चैप्टर भाई, फाइल सिस्टम वर्सेस डीबीएमएस। नेक्स्ट हम जो चैप्टर आ रहा है उसके अंदर हम 2 टायर और 3 टायर आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। और वो वीडियो बहुत ही मजेदार है, आप सभी उसके अंदर जरूर ज्वाइन होइएगा। आज का वीडियो कैसा लगा है आप सभी नीचे राय जरूर दीजिएगा अपनी, और आपको ये जो टॉपिक पढ़ाए गए हैं, ठीक है ना, तो इस टॉपिक को इसके जो नोट्स हैं वो आपको कमेंट बॉक्स में जो है आपको जो भी, अगर आपको नहीं मिल पा रहा है तो आप अपने व्हाट्सएप नंबर दे सकते हैं, या आपको जो वीडियो आप देख रहे हो उसके नीचे आपको एक टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर लें। कई जनों का प्रॉब्लम आया है भाई कि वो ज्वाइन कर रहे हैं, एरर आ रही है, तो आप भाई टेलीग्राम इंस्टॉल कीजिए, फिर इस लिंक को कीजिए, फिर भी नहीं हो रहा है तो आप टेलीग्राम के अंदर चैनल को सर्च कर लीजिए, एनवीरा एजुकेशन 21, ये एनवीरा एजुकेशन लिखोगे तो भी आ जाएगा आपके पास, ठीक है ना। तो ये आपके जो है ऐसा आप जाके टेलीग्राम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं, फिर भी ना हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उनको ज्वाइन करवा दूंगा वहां पर, ठीक है। और आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और कंप्यूटर शिक्षक भर्ती को निकलवाने के लिए भाई 10K सब्सक्राइबर बहुत ही जरूरी है अब इस बार, तो आप सभी सपोर्ट करते रहें और इसी प्रकार पढ़ते रहें, मस्त रहें और अपनी तैयारी में लगे रहें। इसी के साथ मैं संपत लिलड़ आप सभी से अलविदा ले रहा हूं। जय हिंद, जय भारत।